टीएमसी नॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आइए देखते हैं, ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं जो बिहार एसएससी के अंतर्गत जो बीएसओ की जो अभी फॉर्म फिलअप हुआ है बीएसओ के लिए, यानी कि ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 10 और 11 प्रैक्टिस सेट आपने देखा है, ये 12वां प्रैक्टिस सेट होगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। तो इसमें हम आज हमने ये जो 12वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो उसमें हम पहले साइंस के प्रश्नों को देखते हैं, फिर इसके सामान्य अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो अगले वीडियो में, क्योंकि साइंस के प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छे से देखना और इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न होगा कि आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें 25 जो प्रश्न हैं, ये 25 जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे वो साइंस के रहेंगे और 25 क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स के भी हैं। सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें 25 प्रश्न हम देखेंगे, वो साइंस का होगा आज, और बाकी के जो प्रश्न होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला प्रश्न है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पानी में साधारण नमक को मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, और इसमें पहले होता है कि जब जल में नमक या कोई अशुद्धि अगर मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, जबकि जल में नमक या कोई अशुद्धि मिलाने पर जो उसका गलनांक होता है वो कम होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब कोई भी या तो साधारण नमक या कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो जो उसका क्वथनांक होगा, यानी कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो घटेगा। तो इस तरीके से पहले घटेंगे, यानी कि इसमें होगा कि पहले जो है कि बढ़ेगा फिर घटेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसे होती है। दूसरा प्रश्न है, यानी कि प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है उसमें तरंग और कण दोनों समान होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैं, और निर्वात में ये चाल है उसकी। तो इसमें विकिरण की प्रकृति की बात पूछ रहा है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा कि तरंग और कण दोनों समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। और इसके बाद का जो प्रश्न है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। ये जो विद्युत बल्ब में इसमें जो सुरक्षा जो फ्यूज की बात हो रही है, जो फ्यूज जो लगाया जाता है, यानी कि हमारे जो परिपथ में जो फ्यूज हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें जो तार बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो ये टीने और शीशे का एक मिश्र धातु होता है, यानी कि विद्युत परिपथ में जो सुरक्षा के लिए लिहाज से हम जो फ्यूज यूज करते हैं तो वो जो बना होता है वो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन डी में इसका सही जवाब है। और फ्यूज को आप बताइए कि इसमें विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि हम विद्युत परिपथ में 2 प्रकार का जो संयोजन होता है जिसको हम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के नाम से जानते हैं। तो विद्युत फ्यूज को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और ये भी आप जान लीजिए कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जिससे क्या होता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अचानक बढ़ती है और इस वजह से फ्यूज का तार जो होता है वो गर्म हो जाता है और गल जाता है, और इस तरीके से परिपथ में धारा का बहना बंद हो जाता है और हमारा परिपथ सुरक्षित रह जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए भौतिक राशियाँ एवं उनके SI मात्रक में कौन सा गलत है। लंबाई का मीटर होता है हम जानते हैं, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। और इस तरीके से इसमें देख रहा है कि इसमें पूछा क्या है कि कौन सा गलत है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ताप का जो मात्रक है SI मात्रक में ताप का सेल्सियस नहीं होता है, ताप को हम केल्विन में मापते हैं। तो इस तरीके से केल्विन ताप का सही मात्रक होगा, यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है। तो ऑप्शन ये गलत है, यानी कि यही असत्य है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें 2 कथन दिए गए हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और उसका कारण दिया हुआ है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका जो व्याख्या है, यानी कि दोनों कूटों में क्या ये संबंध है, क्या सही है, क्या उसका कारण गलत है या सही है। तो देखिए इसमें क्या है कि तो आप जानते हैं कि देखिए तापमान में वृद्धि जब होती है तो किसी भी जो कोई भी द्रव होता है तो उसकी श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से ग्लिसरीन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती हैं और इस तरीके से एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। तो इसमें इसका जो कारण दिया हुआ है, यानी कि ये गलत हुआ है,
यानी कि इसमें होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। मतलब ये हुआ कि ये जो कथन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, जबकि इसका जो कारण दिया हुआ है कि तापमान में वृद्धि से तापमान में जब वृद्धि होती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये सही है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये कथन गलत दिया हुआ है लेकिन उसका जो कारण है वो सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? कौन सा ऐसा ये जो परिवर्तन है जिसमें घर्षण बल शामिल होता है? तो देखिए, गतिज ऊर्जा जो होती है यानी कि घर्षण बल स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। इस तरीके से गतिज ऊर्जा में ऊष्मा जो ऊर्जा होती हैं यानी कि वो शामिल होती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है तो उसमें घर्षण बल भी शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती हैं? पराबैंगनी जो किरणें होती हैं यानी कि उसमें जो अवरक्त किरणें होती हैं, तो पराबैंगनी किरणों में अवरक्त किरणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती हैं। ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब दिया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं कि जो अवरक्त किरणें जो होती हैं यानी कि वैसी तरंगें होती हैं जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं और वो निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं, और उसको ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का, ये यहाँ पे बताना है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का इसमें बताना है कि क्या जो है वो जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। पानी का जो संकुचन होता है, वाष्पीकरण होता है, विस्तार या फिर ऊर्ध्वपातन जो होता है, तो बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो विस्तार होता है वो जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जल का तापमान गिर जाता है और तब जो है कि किसी तालाब या जो कोई भी जल क्षेत्र होता है तो उसका ऊपरी जो परत होता है वो काफ़ी सघन हो जाता है और इससे जलीय जो क्षेत्र होता है उसका तल काफ़ी सिकुड़ जाता है। तो इस तरीके से इसमें विस्तार सही जवाब होगा, क्योंकि ठंडी के मौसम में विस्तार जो पानी का होता है वो जलीय जीवन को संरक्षित करता है। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, ये 9वां प्रश्न होगा कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये अगला प्रश्न है, काफ़ी जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। और इसमें जो शरीर में आयरन की कमी से जो रक्त होता है यानी कि शरीर के आयरन की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है? तो रक्ताल्पता की बीमारी होती है। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क्योंकि शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो इसमें जो यानी कि जो उसको एनीमिया कहते हैं वो एनीमिया हो जाता है। और आयरन शरीर में क्या करता है कि जो आरबीसी होते हैं उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और आरबीसी की जब आयरन की जब कमी होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इस तरीके से एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और उसका कारण है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, लेकिन उनकी कमी से क्या होता है कि हीनता रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और मानव शरीर में ये जो कथन दिया हुआ है कि मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर जो कर लेता है, तो ये गलत है, क्योंकि मानव शरीर सभी विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है। कुछ विटामिनों का, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन के या फिर विटामिन B12 है, वो मानव शरीर में संश्लेषित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये गलत है लेकिन ये सही है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन डी में ये है कि ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कथन गलत है लेकिन उसका जो रीजन दिया हुआ है वो सही है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा जो भाग है वो तापमान को नियंत्रित करता है? तो फेफड़ा जो होगा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि फेफड़ा एक ऐसा जो अंग है यानी कि जो शरीर के तापमान को वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा कोशिका सिद्धांतों को दिया गया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था यानी कि 1838 और 39 में, यानी कि 1838-39 में जो जर्मनी के जो 2 वैज्ञानिक थे यानी कि उसमें मैथियस लाइडेन थे और थियोडोर स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और ये इसी सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि सभी जीवों में, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और इसी सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि सभी जीवों में, सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, और ये कोशिका जो होती हैं वो जीवन की एक संरचनात्मक इकाई होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं यानी कि जिसमें से वर्षोजन और गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, तो इस तरीके से कोशिकाओं में पानी की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उस वजह से ऐसा होता है कि रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि
इसमें यहाँ पे दो जो हैं कि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग हैं। ये मूसला मूल हैं, पार्श्व मूल हैं, या फिर पर्णवृत्त हैं, या फिर तंतु हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पादप का जो मूल जड़ या जो पादप को मृदा में पकड़ने रखने में जल और पोषक तत्वों को शोषित करने का जो काम होता है, या भोजन को संग्रहित करने में उसका काफ़ी जो है कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो मूसला मूल हैं ये, और एक जो है पार्श्व मूल, तो ये जो मूसला मूल होता है ये मुख्य उसका मूल है, यानी कि जड़ होता है, और पादप के आधार से नीचे की ओर ये वृद्धि करता है, यानी कि जहाँ पौधा रहता है उसके नीचे वो जो मूसला जड़ होता है वो बढ़ता है नीचे। और ये क्या होता है कि मूल जो छोटी छोटी शाखाएँ उसमें से मूल जड़ की जो छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं उसमें से, और इस तरीके से जो पार्श्व मूल होते हैं ये छोटे मूल होते हैं, और ये प्राथमिक मूल के साथ साथ जो है कि अन्य शाखाओं को क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से दोनों जो ये जड़ होते हैं उसका ये पादप का मूल तंत्र का भाग, ये मुख्य भाग होता है। इसमें सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो कौन सा कार्य करता है ये बताना है, और इसका सही जवाब है कि इसमें देखिए मानव शरीर में जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है, भोजन का भी परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी उसके माध्यम से ही होता है। तो इस तरीके से ये सभी जवाब इसके लिए सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान के किस शाखा में के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ये अगला ये प्रश्न है, यानी कि विभिन्न जो विज्ञान की शाखा है उससे भी प्रश्न है। तो जंतु विज्ञान के जो किस शाखा, कौन सी ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। तो कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है यानी कि एंटोमोलॉजी होता है, और इसके अंतर्गत हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। जबकि जो ये इसका सही जवाब ऑप्शन डी में है, पैडोलॉजी जो है ये मृदा का अध्ययन करते हैं इसमें। उसी तरह से साइटोलॉजी जो है वो कृषिकाओं से संबंधित है, और इसमें जो जेरोडोंटोलॉजी है वो वृद्धावस्था से जुड़े विषयों पर अध्ययन करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कीट पतंगों के बारे में, तो ये एंटोमोलॉजिस्ट के अंतर्गत उसका अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है कि किस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। ऐसे पर्यावरण में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है तो वहाँ पे प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, तो ये शैवाल होता है। ये शैवाल जो हैं वो प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। सभी जो हरे पौधे आते हैं तो ये उसमें आते हैं। तो जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो उसमें प्राथमिक उत्पादक शैवाल होता है, जबकि वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि मित्रा मेला, यहाँ से देख सकते हैं ये साइंस के प्रश्न अब इसमें देखेंगे हम। सिर्फ जो है कि इस वीडियो में साइंस के प्रश्न हम देख सकते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो अगले वीडियो के लिए देखिए। इसमें अगला ये प्रश्न है साइंस का कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ये 29वां प्रश्न है, और आप जानते हैं कि डाल्टन ने जो है कि परमाणु सिद्धांत दिया था, और डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ जो है कि अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बनते हैं और उन्हें परमाणु कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा काम वो करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी परितंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका कारण ये है कि वे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो परितंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। और इसके बाद का जो प्रश्न है यानी कि ये साइंस के प्रश्न है कि इसमें से बताना है कि निम्न में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी जो ये कह सकते हैं कि परमाणु कण है जिसमें कणीय तरंग की जो द्विप्रकृति पाई जाती हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ठोस क्रिस्टल सतहों से गुजरने पर विवर्तन की घटना को ही प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक तरंगों का एक गुण माना जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसका सही जवाब होगा, और उसमें जो है कि वे द्विप्रकृति पाई जाती है। और इसके बाद का जो प्रश्न है आर्गन के विषय में है कि आर्गन जो इसका संकेत AR होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से क्या है। तो आर्गन के विषय में आप जानते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है, एक निष्क्रिय गैस है ये। और इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 के बराबर, हालांकि ऑप्शन तो और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सही जवाब है यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6। इसमें जो क्रम होता है कि 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 2p में जाते हैं, और 2p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, फिर उसके बाद से 3s और फिर 3p6।
तो ये 18 इसके जो परमाणु इसका जो क्रमांक होता है और तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन ए में इसका दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेफाइट में परतों को किस आबंध द्वारा एक दूसरे को मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों का जो आबंध होता है एक दूसरे के यानी कि किस आबंध के द्वारा, कि कौन से बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे को मिला करके रखा जाता है। तो ग्रेफाइट आप जानते हैं कि कार्बन का अप्रूफ है। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक भी होता है। तो इसमें जो ग्रेफाइट की जो परतें होती हैं एक दूसरे को मिलाने के लिए वान डेर वाल्स बलों का प्रयोग करती हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और ये परत जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर कमज़ोर वान डेर वाल्स बल के द्वारा जुड़ी रहती हैं और इससे क्या होता है कि वो सरकने में एक दूसरे की मदद करती हैं। और यही कारण है कि जो ग्रेफाइट होता है वो काफ़ी चिकना होता है और स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ग्रेफाइट में जो है कि एक मुलायम और स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इनके जो बॉन्ड होते हैं बीच के, इसके परतों के बीच का जो बॉन्डेशन होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, इस वजह से आसानी से वो खिसक जाती हैं। तो ये प्रश्न है। और इसमें साइंस के और भी कुछ प्रश्न हैं, यहाँ देख सकते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का जो तापमान कितना होता है, तो जो एसिटिलीन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और ऑक्सी एसिटिलीन गैस बनाती हैं और उसका जो तापमान होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। और इसके बाद का जो प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि ये सभी जो प्रश्न हैं ये अब सामान्य अध्ययन के हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सिर्फ साइंस के प्रश्नों को देखा है, विज्ञान के प्रश्नों को देखा है। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।